आइए आज हम क्लास 8 का लेसन नंबर 6 साइंस विषय का दहन और ज्वाला के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम दहन और ज्वाला के बारे में पहले पार्ट में बताए हैं। अब हम आगे अध्ययन करते हैं कि दहन और ज्वाला क्या होता है, जान चुके हैं। अब हम ऐसे पदार्थों के बारे में जानेंगे और जो जलते हैं तो जिनमें दहन होता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। जिस पदार्थ में दहन होता है वह दाह्य पदार्थ कहलाते हैं, जिसमें दहन नहीं होता है वह अदाह्य पदार्थ कहलाते हैं। आप देखें कि ईंधन भी मैंने बताया था कि ईंधन क्या होता है और ईंधन के बारे में पढ़ें। ईंधन कितने प्रकार का होता है, तो तीनों पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों रूपों का होता है। तो ये पहले पार्ट में हम लोगों ने अध्ययन किया। अब आगे हम पढ़ेंगे कि जो दहन होता है जिन पदार्थ में, उन पदार्थों का एक निश्चित ताप होता है जिसको ज्वलन ताप कहते हैं। ज्वलन ताप क्या होता है? किसी पदार्थ का वह ताप होता है जिस पर उस ताप पर पहुंचने पर वो ज्वलने लगता है। जैसे माचिस की तीली आप लोग देखते हैं, तो माचिस की तीली को देखेंगे, माचिस की डिब्बी की साइड में आप फास्फोरस के और भी बहुत से केमिकल होते हैं। वो केमिकल के उसमें एक प्रकार की खुरदुरा परत लगा दी जाती है। होता क्या है कि जब उस पर माचिस की तीली जो सल्फर और भी यौगिकों का जो थोड़े से गर्म करने पर थोड़ा गर्म होता है तो वह जल उठता है, यानी कि उस पर हम रगड़ते हैं तो वह जलने लगता है। ये फिजिकली रूप से आप जानते हैं कि जब पदार्थों को रगड़ा जाता है आपस में तो उसमें गर्मी उत्पन्न होती है। तो वहाँ पर जो है वह गर्म होता है तो जो तीली है, माचिस की तीली, वह तुरंत जो है ज्वलन ताप तक पहुँच जाता है और ज्वलन ताप तक पहुँचते ही वह तीली जल उठती है। ऐसा भी आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी अगर माचिस की तीली को हम दूर से अगर किसी गरम करते हैं, मान लीजिए कोई गर्म वस्तु है और वहाँ पर माचिस की तीली को रखते हैं तो कुछ देर बाद माचिस की तीली जल उठती है, जबकि कहीं आग नहीं है। फिर आप देखते हैं कि जब माचिस की जो डिब्बी है उसके बगल में जो मसाले टाइप उस पर लेयर लगाया जाता है, खुरदुरा, तो उस पर जब हम रब करते हैं, रगड़ते हैं तो माचिस की तीली जल उठती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब वस्तुओं का ताप अगर हम उसके ज्वलन ताप तक पहुंचा देते हैं तो वह वस्तुएं जो है जल उठती हैं। और जलना एक रासायनिक प्रक्रिया है और इसके जलने से ही आपका ऊष्मा और प्रकाश मिलता है। जहाँ से भी अगर मिलता है वहाँ पर कुछ ऐसे ही जो रासायनिक परिवर्तन द्वारा हो तो वहाँ पर यह रासायनिक प्रोसेस उत्पन्न होता है, रासायनिक प्रक्रम पूरा होता है तो ये संपादित होता है। जैसे आप लोग सूर्य के बारे में पढ़ें, अगर तारे के बारे में पढ़ें तो वहाँ भी यही प्रक्रम है। वहाँ भी आपका सूर्य में या तारों में एक तरह से रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, यानी वो दूसरे तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं और उसमें प्रकाश और ऊर्जा प्राप्त होता है। तो वह भी एक प्रकार का दहन है, नाभिकीय रिएक्शन है। दहन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन वह भी एक प्रकार का रासायनिक प्रक्रम ही है। तो इसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। और हम जानते हैं, तो यहाँ आप जान चुके होंगे कि ज्वलन ताप क्या होता है। ज्वलन ताप वह ताप है जिस पर कोई ज्वलनशील वस्तु उस ताप तक पहुँचते ही जल उठती है, तो उसे हम ज्वलन ताप कहते हैं। हाँ, एक चीज़ मैंने और सिद्ध कराया था कि ज्वलन में ये दहन में क्या क्या आवश्यकता होता है, तो मैंने प्रूफ कराया था
एक चित्र के माध्यम से आप लोग देखें कि जो जो दहन होता है, दहन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो यह कैसे हम प्रूफ करेंगे, तो एक हमने प्रैक्टिकल पहले पार्ट में, इसके फर्स्ट पार्ट में बताया था कि कैसे जो है किसी चीज़ को जलने के लिए यानी दहन होने के लिए ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इससे। देखिए यह बहुत से जगहों पर पाया जाता है, इससे क्षति भी है। जैसे मान लीजिए जंगलों में कभी कभी यह दहन शुरू हो जाता है, यानी कि ये आग लग जाती है, जिसे कहते हैं जंगल में बड़ाग्नि भी बोला जाता है। तो उसमें होता क्या है कि जो सूखे लकड़ियाँ बहुत सी होती हैं, जब वो आपस में हवाओं द्वारा रगड़ खाती हैं तो रगड़ने से उनमें जो है उनके ज्वलन ताप तक पहुंच जाता है। और जैसे ही आग लगती है तो आप जानते हैं जंगलों में बहुत से पत्ते जो है गिरे रहते हैं, जब आग पकड़ती है तो उन पत्तों तक पहुँचते ही आग और तेज़ी से जंगल में फैलने लगती है। इस तरह बहुत से पेड़, बहुत से जानवर झुलस कर उसी में राख हो जाते हैं। तो ये एक दहन का ही एक स्वरूप है। और भी आप देखे होंगे कि तो इस तरह हम देखते हैं और आगे हम अध्ययन करें। जैसे हम अध्ययन करें कि यदि आग कहीं लग जाती है, यदि आग लग भी जाए तो आग लगने पर हम किसी को कैसे बचाएंगे, चाहे अपने आप को कैसे बचाएंगे। यदि घरों में आग भी लग जाती है तो हम अपने आप को या किसी को कैसे बचा सकते हैं। तो इसके लिए यदि कंबल हो, या मान लीजिए किसी व्यक्ति के शरीर में आग लग गया तो हम उसे कैसे बचाएंगे। तो अभी सिद्ध किया गया कि आग तभी जलती है जब उसको ऑक्सीजन मिलता है। यदि ऑक्सीजन मिलना समाप्त हो जाए, आग जलना समाप्त हो जाएगा। कितना ही आपका ज्वलनशील पदार्थ है, यदि उसको ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होती है तो वह जो है प्रोसेस, रासायनिक अभिक्रिया पूरी नहीं होगी और वह दहन का जो कार्य है वो रुक जाएगा। तो अगर किसी को आग लगती है तो तुरंत उसको कंबल से यानी चारों ओर से लपेट दीजिए कि कहीं से हवा न जाने पाए, तो वह आग तुरंत ही बुझ जाती है। बहुत से ऐसे साधन विकसित किए गए कि आग को हम कैसे बुझा सकते हैं। जैसे यदि आग लगती है तो कई जगहों पर आपका बालू भी छीटा जाता है, उससे भी आग, क्योंकि वो बालू छीटने से होता क्या है कि बालू जो है उसकी गर्मी को सोख लेता है। बालू ठंडा भी होता है, तो वह जो है बालू उसकी गर्मी को सोख लेगा, यानी उसके ज्वलन ताप तक पहुंचने देता है, तो वो बस धीरे धीरे वह रुक जाएगी जलना उसका, और उसके ऊपर एक लेयर भी बना देगा, तो ऑक्सीजन भी रुक जाएगा। फिर एक और यंत्र विकसित किया गया जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। फायर ब्रिगेड जो होते हैं वह कैसे आग को बुझाते हैं, तो इसके बारे में देखा जाए तो हम देखते हैं एक और चीज़ दिया है कि यदि मान लीजिए कि आप ज्वलन ताप को देखते हैं, यदि आप कोई राड ले लीजिए, उस राड के ऊपर कागज़ लपेट दीजिए और एक बिना वैसे ही कागज़ ले लीजिए। अब उन दोनों कागज़ों को जलाइए, ऐसे आप कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जो राड के ऊपर कागज़ लपेटा रहेगा वो नहीं जलता है। आखिर क्यों नहीं जलता है, इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे कारण यह है कि जब कागज़ लिपटा रहता है तो जब उसको उष्मा देते हैं तो वह उष्मा जो है क्या करता है, सोख लेता है। जैसे यदि हम कागज़ ले लें, ऐसे हम देखें, ऐसे कागज़ ले लें, राड ले लें, ये छड़ ले लें, ये छड़ मान लीजिए ले लें, और इसके ऊपर जो है रब इसको ऊपर जो है ढक दें। ये हो गया कागज़।
इसके ऊपर ढक दें तो होता क्या है, जब इसको ऊपर हम रख देते हैं तो रखने से ये जो कागज़ है, कागज़ इसके ऊपर रख देते हैं तो अब इसको हम जलाएंगे। अगर मान लीजिए कि ऐसे इसको कर दें इस टाइप में, ऐसे इस पर कागज़ आपने रख दिया, कागज़ इस पर लपेट दिया, इसको आप मोमबत्ती की सहायता से जलाइए। इसको मोमबत्ती की सहायता से जलाइए तो यह नहीं जलेगा। यही कागज़ को यदि हम ऐसे बिना जलाते हैं, अगर इस कागज़ को ऐसे, कागज़ है, टुकड़ा है कोई, और इसे आप जलाते हैं तो तुरंत आग पकड़ लेती है। आखिर ये क्या होता है? ये भी कागज़ है जिसको आपने उस पर लपेटा है, और ये भी कागज़ है जिसको नहीं लपेटता है, तो यह आग पकड़ लेती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि ये जो कागज़ है, जब ये ऊष्मा इससे प्राप्त करता है तो इसके ज्वलन ताप तक पहुंच जाता है तो कागज़ जल उठता है। जब कागज़ को किसी छड़ से लपेट देते हैं, धातु की छड़, ये धातु का हो, तो ये इसकी ऊष्मा को यह सोख लेता है, तो इसके ज्वलन ताप तक ये नहीं पहुंच पाता है, इसलिए यह नहीं जलता है। यही इसका कारण है। और ज्वलन ताप, अब ज्वलनशील पदार्थ आप जान ही गए कि जो आग जल्दी पकड़ते हैं, जिनका ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं, ज्वलन ताप जान गए। ज्वलनशील पदार्थ भी देखिए, ज्वलनशील पदार्थ। ज्वलनशील पदार्थ क्या है? तो ज्वलनशील पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका ताप, कोई ऐसा पदार्थ हो जिसका ज्वलन ताप जो है बहुत निम्न होता है, नीचे होता है, कम होता है, उसको हम ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे देखे होंगे मिट्टी का तेल हुआ, चाहे पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, ये सब बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ होते हैं क्योंकि ये कम ताप पर ही जल उठते हैं। तो इन ऐसे पदार्थ जिनका ज्वलन ताप कम होता है उन्हें हम ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। इसमें आप जो है उदाहरण के तौर पर डीजल, पेट्रोल ले सकते हैं। एल्कोहल भी बहुत से होते हैं, एलपीजी गैस भी है, एल्कोहल भी है, जो बहुत तेज़ी से आग पकड़ते हैं। तो ये हो गया। अब हम आग पर हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं? अगर मान लीजिए कहीं आग लग जाती है तो हम उस पर नियंत्रण कैसे पाते हैं? आग पर नियंत्रण, आग पर नियंत्रण कैसे होता है? आग पर नियंत्रण, आग पर नियंत्रण कैसे होगा? तो आग पर नियंत्रण करने के लिए आपका क्या किया जाता है? तो आग नियंत्रण करने के लिए हम पानी का उपयोग करते हैं। पानी से हम क्या करते हैं कि उस आग को बुझाते हैं। होता क्या है, जब वस्तु जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं या कोई पदार्थ है जो दाह्य पदार्थ है, अगर वह आग पकड़ लेता है, यदि वह आग पकड़ लेता है तो हम क्या करते हैं कि उस पर पानी के बौछार मारते हैं। पानी का जो ऊष्मीय मान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो वह जो है जिस वस्तु पर आग पकड़ी उसके ऊष्मा को वो खींचने लगता है। अब वो ऊष्मा न पा करके उसका ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचता है तो वह धीरे धीरे बुझने लगता है, और पानी जो है एक तरह से उसकी ऊष्मा सोख करके भाप के रूप में उड़ने लगती है। तो इस तरह पानी से भी हम आग को बुझाते हैं। अगर मान लीजिए कि
हाँ, आप जान गए कि ज्वलनशील पदार्थों के जो चारों, जब वो आग लगता है तो पानी जब डालते हैं तो वो चारों ओर पानी उसके पानी जब उस पर पड़ता है तो उसकी ऊष्मा को सोख लेता है। तो जब वो ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता है तो धीरे धीरे बुझने लगता है, यानी ये अंततः जो है जल से आग बुझ जाती है। लेकिन कभी कभी जो है, मान लीजिए ऑफिसों में, दफ्तरों में आप देखे होंगे कि एक लगाया जाता है, जो आपके बुक में दिखाया है, इस टाइप का अग्निशामक यंत्र, जिसको आप देख सकते हैं, अग्निशामक यंत्र, इसको आप देख सकते हैं। ये है आपका अग्निशामक यंत्र। और ये ऑफिसों में अक्सर देखे होंगे, जैसे ये देखिए ऑफिस में ये लगाया गया है। ये क्या होता है, तो इसमें जो है जब इसको हम प्रेस करते हैं, दबाते हैं या इसे स्प्रे किया जाता है तो अग्निशामक यंत्र से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इसमें ऐसे पदार्थ लगाए होते हैं कि जिसको जब हम इस को प्रेस करते हैं, जैसे स्प्रे किया जाता है, उसी तरह जो है इसका भी एक तरह से स्प्रे होता है। तो उस स्प्रे में जैसे हम लोग अपना देखते हैं, ऐसे छोटे जो बाटल में होते हैं और सुगंध के लिए स्प्रे होते हैं, स्प्रे किए जाते हैं कपड़े पर, तो उसी तरह इसका भी बड़े बाटल देख ही रहे हैं, उस पर जो स्प्रे किया जाता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जैसे हमारे इत्र निकलते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में निकलती है। जहाँ आग लगी होती है वहाँ चारों तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड भरने लगता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम जानते हैं कि वह दहन में सहायक नहीं है, वह उल्टा असर करता है, दहन को कम बुझाने का काम करता है। तो इस तरह कुछ समय बाद जब चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड उधर हो जाएगा, जिस कमरे में आग लगी है उस कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड फैल गई, तो निश्चित तौर पर वह क्या होगा, वो धीरे 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 वह आग जो है बुझने लगती है। धीरे धीरे मतलब तुरंत बुझना शुरू कर देती है। और इस तरह जो है अग्निशामक यंत्र से हम आग पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो आपने देखा एक पानी के द्वारा भी फायर ब्रिगेड जो आते हैं पानी डालते हैं, या मान लीजिए आप भी पानी डाल सकते हैं थोड़ा बहुत आ गए तो पानी द्वारा और अग्निशामक यंत्र द्वारा। फिर हमने बालू द्वारा भी बताया था कि बालू भी रखे होते हैं, जैसे आग लगती है बालू फेंके जाते हैं तो उससे भी जो है अग्नि बुझ जाती है। इस तरह जो है हम अग्नि को बुझाने का काम करते हैं। अब हम देखते हैं दहन के प्रकार कौन कौन से हैं। दहन किसे कहते हैं पहले ही पार्ट में मैंने बता दिया था। अब दहन के प्रकार क्या हैं, तो दहन एक बार मैं और बता दे रहा हूँ। दहन किसे कहते हैं, दहन का मतलब होता है कि जब हम किसी जो ईंधन है, अगर कोई वस्तु ज्वलन ताप तक पहुँच जाता है और ऊष्मा और प्रकाश देने लगे तो हम कहते हैं कि वह दहन कहलाता है। या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ ज्वलन ताप तक पहुंचकर ऊष्मा और प्रकाश देने लगे तो उसे हम दहन कहते हैं। अब दहन के प्रकार में आपका एक है जैसे स्वतः दहन। स्वतः दहन का मतलब होता है कुछ चीज़ें जो है स्वतः जल उठती हैं, जैसे फास्फोरस है। तो ये ऐसे पदार्थ हैं जिनको अन्य चीज़ों की आवश्यकता नहीं, अगर ये गर्म थोड़ा सा हुए तो स्वतः जलने लगती हैं, तो इसको स्वतः दहन कहते हैं। और देखेंगे और दहन के प्रकार हैं, जैसे तीव्र दहन है, स्वतः दहन है। तो तीव्र दहन क्या है, जैसे अगर कोई स्टोव को आप देखे हैं तो घुंडी को जैसे ही हम घुमाते हैं, प्रेशर उसमें भर दिया है, हवा भर दिया जाता है, तो जैसे हम घुंडी को घुमाते हैं तो दहन बहुत तेज़ी से होने लगता है। तो इसको हम तीव्र दहन कहते हैं, यानी कि जलना और तेज हो जाता है। तो इसको हम तीव्र दहन की उपमा देते हैं और संज्ञा देते हैं। और मान लीजिए आपका स्वतः दहन है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो थोड़ी गर्मी पाते हैं तो स्वतः जल उठते हैं, उसे किसी दूसरे से माचिस से जलाने की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसे हम स्वतः दहन कहते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं विस्फोट क्या होता है। तो कभी कभी
ऐसा होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में गैस अधिक मात्रा हो और उसमें जो है आवाज़ आने लगे, ध्वनि और प्रकाश पैदा हो, ऊष्मा ध्वनि और प्रकाश भी पैदा हो, ऊष्मा प्रकाश तो पैदा हो ही रहा है, उसमें ध्वनि भी पैदा हो, तो ऐसे हम उस समय की स्थिति को हम विस्फोट कहते हैं। तो इस तरह है आपका विस्फोट। फिर उसके बाद ज्वाला है। ज्वाला किसे कहते हैं? तो ज्वाला आप देख सकते हैं कि एलपीजी है जो एक लौ की नुमा दिखाई देता है, उसमें दहन का प्रोसेस पूरा होता है। तो हर पदार्थ का अलग अलग ज्वाले का रंग है, तो उसे हम ज्वाला कहते हैं। यानी जो वो जल रहा है, रासायनिक प्रक्रियाएं उसमें पूरी हो रही हैं, तो वह ज्वाला जो उसमें कई भागों में जो घटक हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका लैंप जला रहे हैं, चाहे मान लीजिए कि मिट्टी का तेल से अगर कोई दीपक बनाए हैं उसको आप जला रहे हैं, तो उसमें कई घटक होते हैं। जो आपके तेल है उसमें कई घटक होते हैं जो बत्ती के सहारे जाते हैं। तो बत्ती के सहारे, जैसे एक चित्र के द्वारा मैं समझा रहा हूँ, एक मान लीजिए कि एक दिया है, आप चाहे किसी को मान सकते हैं, और इसमें जो है ये दिया ही मान लीजिए, तो इसमें जो है कई हिस्से हो जाते हैं इस ज्वाला में, मध्य भाग, फिर आंतरिक भाग, फिर बाएं भाग, ये 3 प्रकार के मुख्यतः भाग बन जाते हैं। इसमें बाहर जो है पूर्ण दहन होता है, उसके मध्य थोड़ा अधूरा दहन होता है, बीच में थोड़ा कम दहन होता है। तो दहन के हिसाब से भी ज्वाला बनता है। ये जो लौ का रूप धारण कर रहा है, ये भिन्न भिन्न स्थितियों का जो दहन का स्वरूप होता है, इसी को हम ज्वाला कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि दहन में, किसी वस्तु के दहन में जो भिन्न भिन्न स्थितियों में दहन की जो प्रक्रियाएं हैं, जो एक लौ का रूप धारण कर लेती हैं, उसे हम ज्वाला कहते हैं। इस ज्वाला में आप देखेंगे कि ये दहन का स्वरूप भी अलग अलग होगा। बाहर जो होता है पूर्ण दहन होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन यह ज़्यादा मात्रा में प्राप्त कर लेता है। ऑक्सीजन, बाहर का हिस्सा जो है ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में प्राप्त करता है। तो ये जो है आपका ऑक्सीजन जो है, O2 का मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में प्राप्त करता है। बीच वाला जो होता है, यह वाला जो होता है, अब यहाँ से हम 3 हिस्से दिखा रहे हैं, जैसे बाहर वाला हो गया, इसके बाद ये बीच वाला हो गया, फिर इसके बाद ये अंदर वाला हो गया। यानी 1 2 3 हिस्से हो गए। तो बाहर वाला, ये बाहर वाला जो है, ये बाहर वाला जो है, ये बाहर वाला जो है, यहाँ पर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होती है। ये फर्स्ट वाले जो तीर दिखाए हैं। फिर अंदर वाले लौ का ये बीच वाले भाग में ऑक्सीजन की इससे मात्रा कुछ कम होता है। तो बाहर वाले में दहन पूर्ण होता है, इसीलिए बाहर जो ऊष्मा मिलती है वो ज़्यादा मिलती है। अगर किसी वस्तु को ऐसे हम किसी लौ पर ऐसे टिका देते हैं, तो इसमें 3 जो है वृत्तीय माप बनते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई लौ जल रहा है और इसको आपने क्या किया कि इस लौ पर कोई ऐसे वस्तु रख दिया, तो वस्तु रखने पर इसका जब देखेंगे तो इसमें 3 ऐसे वृत्ताकार स्वरूप दिखाई देंगे। तो तीनों में यह कागज़ थोड़ा ज़्यादा जला रहेगा, ये कम जला रहेगा, ये थोड़ा उससे कम जला रहेगा। थोड़ी देर के लिए अगर ऐसा करते हैं तो ये 3 जो चक्राकार वृत्तियाँ, ये चक्राकार वृत्त प्राप्त हो रहे हैं, पट्टिका प्राप्त हो रही, वृत्तीय पट्टिका, आखिर इसके पीछे क्या कारण है? तो यही देखा गया, अधिक जलने का मतलब है किनारे वाला थोड़ा अधिक जला है, थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिकल किया जाता है, ज़्यादा समय देने के सब जल जाएगा। तो इसके पीछे कारण यही है कि यहाँ पर पूर्ण दहन हुआ है तो ज़्यादा तेज जल रहा है, यहाँ पर उससे अधूरा है, यहाँ पर उससे कम है। तो जैसे ज्वाला का ताप है वैसे इसको जलाया है। तो इस तरह हम देख सकते हैं। और चित्र आप ये देख सकते हैं 6.11 में।
तो ज्वाला के कई स्वरूप हैं। अब अगले अध्याय में, अगले पार्ट में हम लोग इसके आगे और पढ़ेंगे। और इस पास तक यही है, हमने आग पढ़ा, आग का नियंत्रण कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ा। अब पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे और भी चीज़ें।